हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 6 जून 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। एंड नाउ ओवर हियर आई वांट टू डिस्कस दैट वन एडिटोरियल हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट IPEF। ये मेन एडिटोरियल है आज हिंदू का। एंड आई विल से दैट यू रीड दिस आर्टिकल मोर देन वंस, एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़िए। हम उसको डिस्कस भी करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसमें आपको बताऊंगा। अभी सबसे ज़्यादा टाइम मैं इसी पे स्पेंड करूंगा बिकॉज दिस इज़ द न्यू इनिशिएटिव विच हैज़ बीन लॉन्च्ड at the Quad Summit, which was recently held in Tokyo. So we already know that Quad, it is a quadrilateral security dialogue. इसके 4 members होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA एंड इंडिया। सो इनकी मीटिंग थी टोक्यो में, क्वाड समिट जिसको कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, क्वाड ने नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट ने एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया जिसको कहते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, है जिसका शॉर्ट फॉर्म है IPEF। ओके, नाउ इस IPF के क्या कंटूर्स हैं, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दैट आर्टिकल इज अबाउट दिस। सो वी आर गोइंग टू रीड दिस आर्टिकल in more detail today. And then from sports we have very important news, that is Rafael Nadal, who is from Spain. Now he is also called as king of clay. जैसे कि अगर आप टेनिस कोर्ट देखेंगे तो क्ले का भी होता है, हार्ड कोर्ट भी होता है, ग्लास का भी होता है। So this king of clay, now he has won his 14th French Open crown and 22nd Grand Slam title. ठीक है, तो 14th French Open crown. So we will be doing this. So now let's start with the news. The first news is that the 10% ethanol blending goal is met, says the Prime Minister. So we have already done कि जब इंडिया ने अपना जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है उसमें अमेंडमेंट लाके जो हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग थी, टारगेट हमने कितना रखा था, 20% टारगेट। ओके, इसकी टारगेट भी थी पहले 2030, अब इसको 5 साल बढ़ा दिया गया है, 2025 2026 कर दिया गया है। ओके, एंड नाउ इफ यू विल जस्ट सी दैट द रोड मैप फॉर अटेनिंग द 10% ब्लेंडिंग, 10% ब्लेंडिंग का टारगेट कितना था, 2022 का नवंबर। अब हमने ये 10% ब्लेंडिंग अचीव कर ली है इन जून, यू कैन से जून 2022. So if you will just see over here that India has achieved the target of 10% ethanol blending in petrol 5 months ahead of schedule. Now इसका बेनिफिट क्या हुआ है, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट देखिए क्या क्या है। The first is reduction of 27 lakh tons of carbon emission. It has saved the foreign exchange worth rupees 41,000 crore. How? Now see, इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब होता है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब हो जाएगा कि इसमें 90% पेट्रोल होगा और 10% इथेनॉल होगा। उसी तरीके से 80% क्या हो जाएगा, 20% 80% में 80% विल बी पेट्रोल एंड 20% विल बी इथेनॉल। ये इथेनॉल का जो मेन सोर्स है वो है मोलास, ब्रोकन फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे फार्मर्स को भी बेनिफिट होता है। सो फार्मर्स दे हैव अर्न 40,600 करोड़ इन द पास्ट 8 years ड्यू टू इंक्रीज इन इथेनॉल ब्लेंडिंग। Now if you will just see the roadmap for ethanol blending in India 2020-25. So now we are targeting that in this 5 year we want to achieve 20% ethanol blending. Now friends, from environment we have very important news. World's first fishing cat census done in Chilika Lake. So Chilika Lake, it is the largest brackish water lake in India and also in Asia. So it is located in Odisha. तो यहाँ पे चिल्का लेक में which is Asia's largest brackish water lagoon, ठीक है, it has 176 fishing cats according to the census. Now this census was done by 2 bodies. One is Chilka Development Authority and the second is Fishing Cat Project. Now what is the highlight of this? This is the world's first population estimation of the fishing cat outside the protected area network. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस पूरे सेंसस की खास बात क्या थी कि यहाँ पे लोकल फिशरमैन एंड विलेजर्स हु लिव अराउंड चिल्का, दे वर आल्सो प्राइमरी पार्टिसिपेंट इन द एक्सरसाइज. ओके, नाउ
where are these fishing cats found? So if we will just see that these threatened cats, they are found in wetlands in major South and Southeast Asian river basin. इंडस में मिलते हैं, then Mekong, Vietnam, Sri Lanka, Java. Okay, and they are found in 10 Asian countries, but they have stayed undetected in Vietnam and Java since the last decade. ठीक है, तो वियतनाम एंड जावा में इनको अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है। अब इनका हैबिटेट आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, इनका हैबिटेट मोस्टली वेटलैंड्स है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे वाइल्ड स्पीशीज़ को जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर इंक्रीजिंग डेंजर और वल्नरेबिलिटी ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेटलैंड्स, इफ़ द वेटलैंड्स themselves are declining at a very rapid rate, so definitely it will have the impact on the population of fishing cat. The next is the IPEF holds promise but there are perils too. So over here now this is very important article, so we will take it. So on May 23rd, the 46th president of USA, Joseph Biden, popularly known as Joe Biden, he announced the policy called as Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Okay, and यहाँ पे देखिए members कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस? सो इट इज़ वेरी सिंपल. पहले तो 4 क्वाड मेंबर्स हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया. अब उसके बाद हमारे एशियान के 10 कंट्रीज़ होते हैं, उसमें से सिर्फ 7 एशियान कंट्रीज़ ही हैं, 3 नहीं हैं. 3 कौन कौन से नहीं हैं? दोज आर म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया. ठीक है, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया. नाउ म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, these are also the Asian countries but they are not members. Why? Because they are considered closer to China. Now these 7 Asian countries, कौन कौन से 7 Asian countries हैं? So you can see Indonesia first, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei. These are the countries. उसके बाद अगर हम देखेंगे पैसिफिक आइलैंड स्टेट से फिजी ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है. हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया जो है इट रिजेक्टेड द चाइनीज प्रपोजल फॉर हैविंग सिक्योरिटी डील विद चाइना एंड नाउ द पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स, ओके, दे आर मूविंग क्लोजर टू IPEF. नाउ द नेक्स्ट इज दैट what is the 4 pillar of this IPEF? So the 4 pillars are fair and resilient trade, supply chain resiliency, clean energy, decarbonization, tax and anti corruption. Okay, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, so if we will just see that first this IPEF framework, it was announced in during East Asia Summit which was held in October 2021. तो यहाँ पे जितने भी IPEF के सिग्नेटरीज हैं फिजी को छोड़ के वो सब यहाँ पे प्रेजेंट थे जहाँ पे इस पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रखा गया था. नाउ ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी कि द IPEF हैज़ डिस्कस्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट IPR. सो इफ यू विल जस्ट सी दैट IPR जो है इट इज़ अ नोटेबल एक्सक्लूजन फ्रॉम द IPEF नाउ विच इज़ जनरली कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ द US इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद इट्स पार्टनर कंट्री. इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके रीज़न ये हो सकते हैं कि ये IPR की वजह से अगर हम देखेंगे तो ओनली 16.2% ऑफ द पीपल इन लो इनकम कंट्रीज दे हैव रिसीव द COVID-19 वैक्सीन अंटिल टुडे. तो यहाँ पे इशू क्या था? यहाँ पे इशू ये है कि वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी. सो इफ यू विल सी मैनी कंट्रीज दे आर गोइंग फॉर बूस्टर डोसेस. They are going for booster doses, but there are many countries in the world जहाँ पे अभी तक सेकेंड डोज भी कंप्लीट नहीं हुआ है. okay? The next is that while
taking this agenda, fair and resilient trade. Okay, so here one thing has been sidestepped, that is free trade ideal. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो reducing the import tariff is now no more a very important topic between these 4 countries. if हम देखेंगे कि out of 14 countries only 4 countries they have average tariffs in double digit, बाकी लोगों ने अपना जो टैरिफ है उसको नीचे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट अगर हम देखेंगे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में कभी कभी एक प्रॉब्लम आ जाता है, दैट इज रिलेटेड टू हाई डिग्री ऑफ रेगुलेशन. So if you will see that high degree of regulation sometimes becomes a barrier for trade for the developing countries. Then we have certain contentious issues like labor rights and then environment rights. So that has to be discussed between these countries. The next is data portability. अब डेटा पोर्टेबिलिटी में यहाँ पे खास करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि दैट चाइना विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दिस IPEF, ओके, which is the second largest economy. Now here the idea is that to help the US manufacturing giants to establish their manufacturing companies in countries other than China which are located in Indo-Pacific region. The next is about data portability. If we will see तो यहाँ पे डेटा लोकलाइजेशंस को लेके ही एक नया मुद्दा उठ सकता है बिटवीन दिस 2 कंट्री. तो अगर हम 2019 में देखेंगे तो एक ड्राफ्ट नेशनल ई-कॉमर्स पॉलिसी आया था जिसमें लिखा है कि दैट देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो इंडिया के केस में. नाउ द की चैलेंज इज टू सस्टेन द अपोजिट व्यू फ्रॉम द यूएस. तो यूएस जो है वो फ्री फ्लो ऑफ डेटा चाहता है ताकि जो कंट्रीज चाइना में हैं वो कहीं और जाके सेटअप कर सके अपनी कंपनीज, बट इंडिया जो है इट वांट्स टू रेगुलेट द डेटा फ्लो. द नेक्स्ट इज अबाउट लेबर राइट्स. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लेबर राइट्स आर फॉलोड, ओके, सो इट कैन अगेन हैव द इम्पैक्ट ऑन द ग्रुपिंग. सो इफ़ यू विल जस्ट सी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट इंडिया इट गिव्स प्रेफरेंस फॉर फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट. नाउ हाउ इट इज़ गोइंग टू react to the high labor standards as mentioned in the IPEF. Now about the counterfeiting note, जाली नोट, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि काउंटरफिट नोट्स को ख़त्म किया जाए. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ जो हो रहा है उससे हमको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो भी बीता, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर ऑफ काउंटरफिट 500 के नोट्स थे वो डबल हो गए, अबाउट 80,000 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. उसके बाद 2000 के नोट्स भी ज़्यादा इंक्रीज उनके अंदर आ गया. उसके बाद हम स्टेट्स वाइज देखेंगे तो वेस्ट बंगाल इट हैज़ रिकॉर्डेड द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस रिलेटेड टू काउंटरफिट नोट्स विच इज़ फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड असम. उसके बाद अगर हम इसमें कन्विक्शन की बात करेंगे तो 2020 में लेस देन 50% ऑफ सच केसेस वर चार्ज शीटेड बाय द पुलिस वाइल 75% केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन. द 30% केस में ही कन्विक्शन हो पाया और 98% ऑफ द केस दे आर स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट्स. The next is the status of EVTOL assumed to be reality. So EVTOL का पहली बात तो फुल फॉर्म देख लो, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट. सो हियर द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अंडर ज्योतिरादित्य सिंधिया दे आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वाइटिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टू सेट अप देयर बेस इन India while he was in visit to US and Canada. Okay, so if you will just see that in May he was speaking at India at 2047, which is the part of the 7th edition of the India Ideas Conclave in Bengaluru, where he was in conversation with EVTOL producers. Now what is EVTOL? Let's understand it in short. तो EVTOL है, इट इज़ इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग. वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का मतलब नॉर्मली एयरक्राफ्ट आप देखोगे वो रन करके उसके बाद टेक ऑफ करता है. ओके, यहाँ पे दैट इज़ वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग. सो दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ पॉसिबल
Okay, they have very complex propulsion system with the airframe. So if you will just see, they have multiple motors, which increases efficiency and safety. Okay, and now they are using various types of batteries, motors, fuel cell and electronic controller technology, which enables them for vertical takeoff and landing. Now see certain types of batteries which are being used. It is lithium batteries, nano diamond batteries, that is diamond nuclear voltaic technology, which use minute amounts of carbon 14 nuclear waste, okay, to create self-charging batteries. So these are different types of technology which has led to this type of new technology which is being harnessed now. द नेक्स्ट इज, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे इंडिया इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्ट. सो इफ यू विल जस्ट सी दैट इफ दिस कॉन्सेप्ट टेक्स फिलिप, ठीक है ना, सो इट विल बी हेल्पफुल इन कनेक्टिंग द टाउन्स एंड सिटीज़ एट द स्पीड ऑफ अप टू 300 किलोमीटर पर आवर. वैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, विच फोकसेस ऑन रीजनल कनेक्टिविटी. सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम. Okay, but it is not like urban air mobility concept, okay, which provides intra-city points over shorter distance of less than 20 kilometer. Now our Union Civil Aviation Minister, he has asked a Beta Technology, a company which is in a partnership with Blade Group, which has already a presence in India, to look at the Indian market. So the concept of advanced air mobility comes, so we can connect the places through vertical aircraft and we can skip the road travel. The next is project to track small fishing vessels pending since 26/11. So if you will just see over here that the Quad groups during the recent summit, they are looking to address the illegal, unreported and unregulated fishing, या IUU, in Indo-Pacific region. Okay, so over here there is an ambitious project to install the satellite based vehicle monitoring system for small fishing vessels across the coastline. Now if you will just see that there was a demand for this project after 26/11 Mumbai attack, but it remained stuck. अब यहाँ पे देखिए फिशरमैन के साथ क्या प्रॉब्लम है. फिशरमैन जो है, दे डोंट वांट टू गेट टैग बिकॉज देयर इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ कैन बी रिकॉर्डेड. ओके, एंड दे ऑल्सो वैली कि बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि जो अच्छे फिशरमैन हैं जिनका बहुत अच्छा गुड कैच होता है, उनको भी पता चल जाएगा कि अच्छा कैच कहाँ पे मिलता है. द सेकेंड इज दैट द फिशिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड देयर इज लोकल पॉलिटिक्स ऑल्सो इन दिस. नाउ इफ यू विल जस्ट सी अबाउट द रोल ऑफ क्वाड इन दिस. So the Quad grouping, which comprises India, Australia, Japan and US, so it has announced in Tokyo summit about the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative. One of the objective of this IPMDA is to track dark shipping. Dark shipping मतलब वो shipping जो detect नहीं हो पाती. So in order to detect dark shipping and for detecting the real-time activities in partners water, so there are demand for putting the monitoring system on the vessel. Now is there any international agreement related with this? There are two main regulations globally on IUU fishing. The first is the Cape Town Agreement and the second is the Agreement on Port States Measures, and India is not a signatory of both of this. Now for bigger ships we use automatic identification system, okay, and which was made compulsory for all vessels above 20 meters after 26/11 by the National Committee on Strengthening Maritime and Coastal Security. The next is COVID uptick continues with 4,720 new cases. तो हम देखेंगे कि इंडिया में अब अगेन न्यू कोविड कोरोना वायरस इन्फेक्शन बढ़ रहा है. करेंटली द केसेस आर 4,270 and the positivity rate is now above 1% according to the Union Health Ministry data.
ठीक है। अब एक्टिव केसेस कितने हैं टोटल, 0.06% ऑफ टोटल इन्फेक्शंस। ओके, और रिकवरी रेट कितना चल रहा है अभी, 98.73%। केस फैटिलिटी 1.22%। नंबर्स कम है बट स्टिल इट इज राइजिंग। The next is according to the data by CSC, Center for Science and Environment, 3 out of every 4 river monitoring stations in India, they have posted alarming levels of toxic metals present in rivers. These toxic metals are lead, iron, nickel, cadmium, arsenic, chromium and copper. ठीक है। So if you will just see that India has 764 river quality monitoring stations across 28 states. और इसमें से जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, इट हैज़ टेस्टेड द वाटर सैंपल एट 688 स्टेशंस बिटवीन अगस्त 2018 एंड दिसंबर 2020। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल कॉलीफॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड विच वाज हाई इन 239 एंड 88 स्टेशंस अक्रॉस 21 स्टेट्स। कभी भी अगर कोलीफॉर्म लेवल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा है, इट शोज द एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूशन इन एनी रिवर और वाटर बॉडी। If you will just see the coastline erosion, so over a third of India's coastline is spread across 6,907 km and there is a erosion between 1980 and 2018. सबसे ज़्यादा erosion कहाँ पे हो रहा है, West Bengal. It is the worst hit with over 60% of its shoreline under erosion. Some of the causes of erosion are cyclones, rising sea level and construction of harbors, beach mining and building of dams. The next is a reaction from Russia, you can say, after the Putin warns West on supplying arms and ammunition to Ukraine. So United States had announced to deliver $700 million of security assistance for Ukraine, which included 4 precision guided medium range rocket system, helicopters, Javelin anti-tank weapon system, radars, tactical vehicles, spare parts and others. So now Russia has targeted Kyiv, that is the capital of Ukraine, with airstrikes on Sunday. The next is Pakistan set to raise defense spending by 6%. तो इसका एक बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। सिप्री का एक रिपोर्ट आया था जिसमें US was the top military spender इन द वर्ल्ड और टॉप 5 में जो है वो इंडिया भी आता है अलॉन्ग विद रशिया, चाइना, यूके। नाउ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, नाउ दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर डिफेंस स्पेंडिंग बाय 6%. ओके, दैट्स ऑल. The next is very important. China marks new space milestone. So if you will just see over here that 3 Chinese astronauts docked at the country's space station on Sunday. ये जो स्पेस स्टेशन है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, ये चाइना बिल्ड किया है. एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है जिसमें चाइना इज़ नॉट कोलाबोरेटिंग. यहाँ पे US, रशिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, Canada, they all are participating countries. China is out of this. Now China is building its own space station called as Tiangong Space Station, and now 3 Chinese astronauts, they have docked at space station on Sunday, which will become operational by 2022. Now these 3 persons are Mr. Dong, Liu Yang and Kai Zhuze. Now they flew in Shenzhou 14 crew, okay, which was led by Air Force pilot Chen Dong, who is the oldest among all of them. Yeah, the next is Roland Garros or French Open. So the winner in the male is Rafael Nadal. अब इनके पास टोटल ग्रैंड स्लैम्स कितने हो गए हैं, 22. पूरे मेल जितने भी मेल प्लेयर्स हैं सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम अब इन्हीं के पास है. नाउ ही इज़ लेवलिंग विद स्टेफी ग्राफ. अब वुमेन में देखो सबसे ज़्यादा किसके पास है ओपन एरा में, सेलेना विलियम्स 23, उसके बाद स्टेफी ग्राफ कितना 22, और उसके बाद अब कौन आता है, राफेल नडाल. अगर हम सिर्फ मेल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, राफेल नडाल के बाद. ठीक है. नाउ राफेल नडाल
So he has won this French Open for the 14th time. Okay, and now he has highest number of Grand Slam among male tennis player, that is 22. Now at the age of 36, Nadal is the oldest man singles champion in Roland Garros history. French Open को Roland Garros भी कहते हैं. Who has gone across the record created by Gimeno, who won the 1972 edition when he was 34 years old. So friends, that's all for today. We will be meeting tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.